मोहित ग्रुप में मैसेज कर दो। अच्छा। आ, आज हमने इंक्लाइन प्लेन्स और पुलीस देखनी है। ठीक है, तो इसमें दोनों सिस्टम जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, विच मीन्स दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट बी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि पुली में एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। अब जो टेंशन है वो हमने पढ़ी थी कि वो हमेशा पुलिस की तरफ ही डायरेक्टेड होती है। तो इस केस में आपकी जो टेंशन की डायरेक्शन है वो भी टुवर्ड्स द पुली ही होगी। और वो कुछ ऐसे होगी जैसे हमने बनाई हुई है। और अब बाकी चीजें डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर जा रहा है, फोर्सेस कौन सी पॉजिटिव होंगी कौन सी नेगेटिव होंगी। तो प्री एज्यूम आपने कुछ नहीं करना। जैसी चीजें चल रही हैं वैसी आपने उन्हें चलनी देनी है। ठीक है। अच्छा। तो ए के ऊपर एक और फोर्स अप्लाई कर रही होगी, विच इज डब्ल्यू ए। ठीक है। बी के ऊपर भी काफी सारी फोर्सेस अप्लाई कर रही होंगी। सबसे पहली फोर्स होगी डब्ल्यू बी। ठीक है। और ये हम रफ सरफेस की बात करते हैं। और डब्ल्यू बी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक आपके पास डब्ल्यू वाई कंपोनेंट होगा और एक आपके पास डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट होगा। और जो एंगल है आपका जो मैंने बनाया हुआ है ये हमने कल डिस्कस किया था कि वो यहां पर आ जाता है। ठीक है। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप रट्टा मार सकते हो कि आपका जो डब्ल्यू एक्स है वो हमेशा डाउन द प्लेन होगा, डब्ल्यू वाई हमेशा आपका ऐसे होगा। उसके बाद एक रिएक्शन फोर्स लग रही होगी जो कि आपके वेट के कंपोनेंट को काउंटर करेगी। और एक लास्ट फोर्स अप्लाई हो रही होगी क्योंकि सरफेस रफ है। सिंस आपकी जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड्स है तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट टू योर मोशन लगती है। तो इस केस में आपके फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी। ठीक है। तो ये आपके फोर्सेस के कंपोनेंट्स हो जाएंगे कुछ ऐसे करके। अब आप इक्वेशंस जो हैं वो बनाना शुरू करें। तो जब आप इक्वेशंस बनाना शुरू करेंगे इस ऑब्जेक्ट ए के लिए तो आपकी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, विच मींस टेंशन आपकी ड्राइविंग फोर्स है, डब्ल्यू ए आपकी रेजिस्टिव फोर्स है, इज इक्वल टू एम ए। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए जो है वो आपने यूज करना है। ठीक है। अब सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट बी के लिए भी इक्वेशंस बनाएंगे। बट ऑब्जेक्ट बी के लिए इक्वेशंस बनाने से पहले तो आप ये देख लें कि ऑब्जेक्ट बी के अकॉर्डिंगली अप सिर्फ आर की फोर्स है और डाउन सिर्फ डब्ल्यू वाई की फोर्स है। ठीक है। तो डब्ल्यू वाई का कंपोनेंट क्या होगा? डब्ल्यू कॉस थीटा। तो आपके रिएक्शन की इस केस में जो वैल्यू है वो डायरेक्टली ही निकल आएगी, आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमने कल एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आप मल्टीपल सिचुएशंस कंसिडर करके वो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अलोंग द प्लेन आपकी इक्वेशन बनेगी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। मोहित है, अब्दुल्ला है और फजीन है। तो अगर आप देखें तो आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है एंड डब्ल्यू एक्स इज द ओनली सपोर्टिव फोर्स जो उस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है। तो आपकी फॉरवर्ड फोर्स हो जाएगी डब्ल्यू एक्स। आपकी बैकवर्ड यहां पर दो फोर्सेस मैंने बनाई हुई हैं। एक आपकी टेंशन बैकवर्ड होगी और एक आपकी फ्रिक्शन बैकवर्ड होगी। अब्दुल्ला और फरजीन और मैं सब। ठीक है। लाइबा भी आ गई। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू होगी डब्ल्यू साइन थीटा। टेंशन की वैल्यू हमें नहीं पता।
फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू टाइम्स आर, और आर की जगह आप ऊपर वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। डब्ल्यू बी साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू, आर की वैल्यू है डब्ल्यू बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी ए। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशंस बन जाएंगी, जिनको आप यूज करके अपनी मिसिंग वैल्यूज जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं। ये वाली, ये वाली, ये दो इक्वेशन। ठीक है। अब एक और चीज भी याद रखें कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ट्रेवल कर रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे ट्रेवल कर रहा है, जो कि इस केस में कर भी रहा है, तो जो आपकी डब्ल्यू बी साइन थीटा है, इट इज ग्रेटर देन टेंशन एंड फ्रिक्शन कंबाइंड। क्योंकि अगर कभी वो ग्रेटर ना होती तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल ही ना कर पाता। ठीक है। और अगर इसको मैं ज्यादा प्रिसाइज करूं, तो इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन द वेट ऑफ ए एज वेल। और इसका प्रूफ हमारे पास ये है कि आपका ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऊपर पुल हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट बी गोइंग डाउन। तो ये भी एक चीज है जो इनइक्वालिटी आप अपने जहन में रख सकते हैं और एंड पे अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, कि आपने जो एंड पे कैलकुलेशन निकाली उसको इनइक्वालिटी में डाल दें। अगर आपका आंसर सही आ जाए तो दिस वुड बी एन अदर जस्टिफिकेशन कि आपने जो किया है वो ठीक है या गलत है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी तरह की आपके पास एक और सिचुएशन भी बन सकती है। उस सिचुएशन में आपकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम फ्यू क्रिटिकल पॉइंट्स के हमने मोशन चेंज करनी है। तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो विच मींस आपका इंक्लाइंड प्लेन वाला ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। और जब आपका इंक्लाइंड प्लेन वाला ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि आपका फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड एक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा ऑपोजिट होती है आपके। ठीक है। तो अब दोबारा इक्वेशन जरा बनानी शुरू करें। ए के केस में अभी भी बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। ठीक है। इस दफा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो मोहित कौन सी फोर्स ड्राइविंग होगी ए के लिए? डब्ल्यू ए ड्राइव कर रही है या टेंशन ड्राइव कर रहा है ए को? टेंशन सर। डब्ल्यू ए ड्राइव कर रही है। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है यार, टेंशन क्यों ड्राइव करेगी? मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए की इक्वेशन होगी। ऑब्जेक्ट बी के लिए दोबारा अलोंग द प्लेन है, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दें, इक्वल्स टू एम बी ए। ठीक है। अब सिंस आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट बी, तो उसमें सिर्फ एक ही फॉरवर्ड फोर्स है विच इज टेंशन। फ्रिक्शन भी बैकवर्ड्स एक्ट कर रहा है और डब्ल्यू एक्स भी बैकवर्ड्स एक्ट कर रहा है। तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो फॉरवर्ड फोर्स में टेंशन आएगा, बैकवर्ड फोर्स में डब्ल्यू एक्स आएगा, फ्रिक्शन आएगी, और एम बी ए होगा। ठीक है। डब्ल्यू एक्स की क्या वैल्यू होगी? डब्ल्यू बी साइन थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू डब्ल्यू बी कॉस थीटा। और बाकी जो टेंशन टेंशन है वो तो आपकी एज इट इज रहेंगी। ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखो, तो आपका ऑब्जेक्ट ए पूरी मोशन ड्राइव कर रहा है, तो दैट वुड मीन कि आपका डब्ल्यू ए ग्रेटर होना चाहिए फ्रिक्शन
एंड डब्ल्यू बी साइन थीटा से। मतलब आपकी फॉरवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए बैकवर्ड दोनों फोर्सेस से, तभी आपकी मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो सकती है। अदरवाइज आपकी मोशन इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, दोबारा आप इसको यूज कर सकते हैं अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, और जो आपकी टेंशन की वैल्यू है, अगर आप देखो तो टेंशन की वैल्यू डब्ल्यू ए से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर टेंशन की वैल्यू डब्ल्यू ए से ज्यादा होती तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता, आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक और भी इनइक्वालिटी आप यहां पर बना के अपनी वेरिफिकेशन फर्दर कर सकते हैं कि आपकी जो टेंशन की वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए डब्ल्यू ए से और ग्रेटर होनी चाहिए एफ प्लस डब्ल्यू बी साइन थीटा से। टेंशन इन दोनों से ग्रेटर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप शेप को जाके देखें तो टेंशन बेचारी अकेली दोनों बैकवर्ड फोर्सेस के अगेंस्ट एक्ट करके ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज आपने यूज नहीं करनी होती, ये इनइक्वालिटी आपकी अपनी पर्सनल चेकिंग के लिए है कि आप एंड पे अगर अपना आंसर वेरीफाई करना चाहें कि वो ठीक है कि नहीं, तो आप इस इनइक्वालिटी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो आपने ठीक निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक वही वाला दोबारा बनाता हूं जो हमने ऊपर वाला बनाया था, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज भी कॉपी कर लेते हैं जो हमने पहले बनाई थी। ये वाला, ये वाला दूसरे वाला ले, ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, इसमें अब देखो जरा, अब पुलिस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो हमारी नॉलेज है उसमें हमें यह पता है कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड हिट कर जाएगा तो आपका पुलिस सिस्टम वहीं पर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर आपका एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड हिट कर जाए तो आपका पुलिस सिस्टम वहीं पर डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट ए जो है उसके चांसेस हैं कि वो ग्राउंड हिट कर जाएगा। और वो चांसेस क्यों है? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ए ही ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी तो बेचारा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फंसा होगा। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट ए ग्राउंड हिट करेगा कुछ ऐसे करके, ऑब्जेक्ट ए ग्राउंड हिट करेगा, तो इस ग्राउंड को हिट करने में जो एक्स अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट ए कवर करेगा वही सेम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट बी भी कवर करेगा। बट आपका ऑब्जेक्ट बी वही सेम डिस्टेंस अलोंग द प्लेन कवर करेगा, अलोंग द वर्टिकल कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो 2024 और 2022 में यूज हो चुकी हुई है। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका अलोंग द प्लेन मूव कर रहा है, तो जो आपका वर्टिकल ऑब्जेक्ट है जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपका इंक्लाइन प्लेन वाला ऑब्जेक्ट भी सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट द प्रॉब्लम वुड बी कि एक डिस्टेंस आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, दूसरा डिस्टेंस आपका अलोंग द प्लेन होगा। ठीक है, अब अलोंग द प्लेन के बाद आपका ऑब्जेक्ट बी पहुंचेगा यहां पर। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बी रुक नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं करेगा कि अचानक से ए गिरा नीचे तो ऑब्जेक्ट बी वहीं पर खड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट बी वाज ऑलरेडी मूविंग विद अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पीड, और वो उसकी स्पीड कौन सी होगी? लेट्स से ए की हमारे पास फाइनल स्पीड आती है ए की, ये फाइनल स्पीड और बी की इस पॉइंट पर स्पीड
सेम होगी। ये तो पुलिस सिस्टम है हमारा, कि जिस पर आपकी मोशन एंड होती है, आपका मूविंग ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है। अब कितना कंटिन्यू करेगा, वो जब तक स्पीड उसकी जीरो नहीं हो जाती तब तक बी आपका मूव करता रहेगा। ठीक है। अब बी जब आपका इवेंचुअली जाकर इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, और इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आने के बाद आपका ऑब्जेक्ट बी वापस नीचे ट्रेवल करने लग जाएगा, क्योंकि पूरी जिंदगी के ऊपर नहीं खड़ा रह सकता ना। और नीचे ट्रेवल करने के लिए जो डब्ल्यू बी साइन थीटा है वो ग्रेटर होनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से। अगर तो वो ग्रेटर नहीं है, अगर तो ये सिचुएशन है बी गोज डाउन, बट अगर ये सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाती है कि डब्ल्यू बी साइन थीटा इज लेस देन फ्रिक्शन, तो फिर बी डज नॉट गो डाउन, बी वहीं पर स्टक हो जाएगा। ठीक है। और टेंशन इस पूरी सिचुएशन में अब जीरो हो चुकी होगी। ठीक है। और टेंशन जीरो क्यों हो चुकी होगी? क्योंकि आपका ए जो है वो ऑलरेडी ग्राउंड को हिट कर चुका हुआ है। ए ऑलरेडी एट ग्राउंड लेवल। तो उस केस में टेंशन आपकी पार्टिसिपेशन कोई भी नहीं करेगा। तो अगर टेंशन पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, आपकी फॉरवर्ड फोर्स जीरो हो गई, आपकी बैकवर्ड फोर्स अभी भी डब्ल्यू बी साइन थीटा है, और साथ में फ्रिक्शन है, और साथ में आपका ये है। तो यहां से आपके पास जो एक्सेलरेशन निकलेगी वो एक्सेलरेशन नहीं, वो डी एक्सेलरेशन होगी, जो कि प्रूफ है इस चीज का कि आफ्टर द पुलिस सिस्टम एंड्स, आपका ऑब्जेक्ट बी विल कम टू रेस्ट एट सम पॉइंट इन टाइम, और रेस्ट पर आने के बाद वो ऑब्जेक्ट बी डिसाइड करेगा कि उसने वापस नीचे जाना है या वापस नीचे नहीं जाना, और वो उसका डिसीजन बेस्ड होगा ऑन दीज टू पॉइंट्स। अगर तो फोर्स बड़ी हुई तो वो ट्रेवल कर जाएगा, अगर फोर्स छोटी हुई तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह वो आपको टेबल के ऊपर भी पुलिस रख के दे देते हैं। तो जो टेबल के ऊपर पुलिस है, उसमें आपका एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, कुछ ऐसे करके। ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो, तो टेबल के ऊपर अटैच्ड है आपकी पुलिस। तो इस केस में सारी चीजें वही होंगी जो पहले हुई हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस ये आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट बी जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा, और इस पॉइंट पर क्यों पहुंचेगा, क्योंकि ए आपका नीचे जा रहा है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट बी इस पॉइंट पर आ जाएगा, कैन नॉट गो बैक। और वापस क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वापस जाने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए। पिछले वाले केस में तो आपकी सरफेस इंक्लाइन थी, तो वेट कंट्रीब्यूट कर रहा था।
इस केस में आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में आपका वेट कंट्रीब्यूट नहीं करता अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट पीछे नहीं जा सकता क्योंकि कोई फॉरवर्ड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती जो आपकी मोशन को ड्राइव कर सके। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। मोहित, फरजीन, लाइबा। चौधरी साहब, कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब आपके सिलेबस में डबल इंक्लाइंड पुली भी है, तो उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस चेंज नहीं हो जाएगी। उसमें कुछ ऐसा बना होता है आपके पास कि ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों तरफ आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। एक इंक्लाइंड प्लेन आपका लेट्स से 45 डिग्रीज पे है, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन आपका 30 डिग्रीज पे है। तो इससे आपकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर आप पहले एक फोर्स को ब्रेक कर रहे थे, अब आप सारी फोर्सेस को ब्रेक करोगे। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो है, जो इक्वेशन बिल्डिंग है आपकी, वो आपकी सारी सेम ही रहेगी कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए। उनमें आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट बी है। तो एम ही कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट बी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर बी नीचे जाएगा तो दैट वुड ऑटोमेटिकली मीन कि ए आपका ऊपर जाएगा। अब सिर्फ डिफरेंस ये आएगा ए और बी के कंपोनेंट्स में कि बी का कंपोनेंट निकालने के लिए आपको 30 डिग्री का यूज करना है, और ए के कंपोनेंट्स निकालने के लिए आपको 45 डिग्रीज का यूज करना है। टेंशन की डायरेक्शन अभी भी पॉइंटिंग अपवर्ड्स होगी। ठीक है, ये चीज चेंज नहीं हो सकती। सही है। और अगर मैं कंपोनेंट्स वैसे ही बना दूं, मैं फुल डिटेल में नहीं बना रहा। आपका ऑब्जेक्ट बी जो है, इसमें डब्ल्यू बी sin 30 जो है वो नीचे एक्ट कर रहा होगा। इसमें भी आपका WA sin 45 नीचे एक्ट कर रहा होगा। जो आपका अगला कंपोनेंट है वेट का, विच इज WB cos 30, वो बैलेंस आउट करेगा, सॉरी बैलेंस आउट होगा बाय रिएक्शन फोर्स। और सिमिलरली यहां पर आपका जो ए का वेट का कंपोनेंट होगा, विच इज WA cos 45, वो बैलेंस आउट होगा उस सरफेस की रिएक्शन फोर्स से। ठीक है। अब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दोनों साइड कह देते हैं कि वो रफ है, और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो कह देते हैं कि एक साइड रफ है दूसरी साइड स्मूथ है। तो अगर हम इस साइड को स्मूथ कंसिडर कर लें और इस साइड को रफ कंसिडर कर लें, तो स्मूथ साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगी, रफ साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिक्शन होगी बैकवर्ड टू द मोशन। तो ये सिंस नीचे जा रहा है तो इसके बैकवर्ड लगेगी, तो FB ऊपर वाली साइड पर होगी। तो अब मैं अगर मैं इक्वेशन बनाने बैठूं तो ए की इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन इज द ड्राइविंग फोर्स, WA sin 45 इज द रिस्ट्रिक्टिव फोर्स, और MA into A। और अगर मैं बी के लिए इक्वेशंस बनाऊं तो बी के लिए WB sin 30 माइनस बैकवर्ड फोर्स टेंशन होगी, बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन होगी, और साथ में MBA। ठीक है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू MA। और इसमें भी वही चीज समझने की जरूरत है कि दिस एंटायर एक्टिविटी इज हैपनिंग क्योंकि WB sin 30 जो है दैट इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए का कंपोनेंट।
एक्चुअल वेट्स की बात नहीं हो रही, कंपोनेंट्स की बात हो रही है। इफ दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइज ओनली देन आपकी ये सिचुएशन उस तरह काम करेगी जिस तरह वो कह रहा है। तो कभी कभार क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि आप वेरीफाई कर दें कि जो हमने कहा है क्या वो हो सकता भी है कि नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो भी कहा है अगर वो करना चाहते हैं तो दिस इज द ओनली पॉसिबल कंडीशन जिसमें वो हो सकता है। या फिर जो टेंशन है इट हैज टू बी ग्रेटर देन WA sin 45। उसको उससे ग्रेटर क्यों होना है? क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है। ठीक है। बट एट द सेम टाइम टेंशन हैज टू बी लेस देन WB sin 30, क्योंकि वहां पर वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपका सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा जैसा क्वेश्चन कह रहे हैं। बट अगर कोई एक कंडीशन भी आप फेल कर जाते हो तो आपका कंडीशन नहीं चलेगी। तो अब ये टेस्टिंग भी हो सकती है आपके लिए कि आप एंड पे क्वेश्चन टेस्ट कर लो, या फिर ये क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है जिसमें वो आपसे कह सकते हैं कि कमेंट करें। ठीक है। ये वो फेसबुक इंस्टाग्राम वाला कमेंट नहीं है। ठीक है, प्रॉपर अंग्रेजी वाला कमेंट। एनी क्वेश्चन? फरजीन कोई क्वेश्चन बेटा? लाइबा कोई क्वेश्चन बेटा? चौधरी साहब, मोहित कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है सर। बोलो। ये खत्म कब होगा? हो जाएगा अनकरीब, बस अभी करने लगा। अच्छा, उसके बाद आपको ग्राफ आना चाहिए पुली का बनाने के लिए। ठीक है। और वो इन इंक्लाइंड प्लेन्स वाले ग्राफ्स को डील नहीं करता, वो आपके पास सिंगल पुली वाले ग्राफ्स को डील करता है। स्मूथ पुली जो है उसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो ये है कि कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो हम कह देते हैं कि दिस इज गोइंग डाउन एंड दिस इज गोइंग अप। ठीक है। तो अगर आपके पास ये केस है और आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बी है और एक ए है, तो आपके ऑब्जेक्ट ए की जो मोशन है दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। वो सिर्फ यही डिस्टेंस कवर करेगी, ग्राउंड को आके हिट करेगी, और आपका ऑब्जेक्ट ए जो है वो वहीं पर स्टॉप कर जाएगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ए के लिए ग्राफ बनाना चाहूं तो दैट वुड बी अ सिंपल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ फॉर ए। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब हमें पता है कि इन अ पुलिस सिस्टम इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो उनकी सारी मोशन सेम होती है। उनकी एक्सेलरेशन सेम होती है, टेंशन सेम होती है, स्पीड सेम होती है, डिस्टेंस कवरेज सेम होती है, टाइम सेम होता है। तो अगर वो सारी चीजें सेम हैं तो दैट वुड मीन कि उनका ग्राफ भी एग्जैक्टली सेम होगा फॉर द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा एज पर द फर्स्ट वन। ठीक है। मोहित, मेरी बात आ रही है? जी सर। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही।
तो आपके ऑब्जेक्ट बी का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली सेम होगा एज टू द ग्राफ ऑफ योर ऑब्जेक्ट ए। ठीक है। अब इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा? ए रीचेस ग्राउंड। तो जब ए ग्राउंड रीच कर जाएगा तो दैट वुड मीन कि उसकी पूरी की पूरी मोशन क्या हो जाएगी? फ्लैट जीरो हो जाएगी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जो आपका ऑब्जेक्ट बी है वो क्या करेगा? उसको तो अभी और ट्रेवल करना है, क्योंकि आपका जब ए ग्राउंड पर रीच करेगा, आपका ऑब्जेक्ट बी यहां पर होगा, which will further continue its motion even after the pulley system is off. But once the pulley system is off, तो आपका ऑब्जेक्ट बी जो बाकी की रिमेनिंग जर्नी है वो ग्रेविटी की वजह से कवर कर रहा है, विच मीन्स वो जी की वजह से कवर कर रहा है, विच इज गोइंग टू बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर वो हाइट अचीव करके वापस इसी पॉइंट पर आएगा जिस पॉइंट पर आपकी पुलिस सिस्टम ब्लॉक हुआ था। ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि सर आपने एक ग्राफ ऊपर की तरफ और एक ग्राफ नीचे की तरफ क्यों बनाया? वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ए आपका नीचे मूव कर रहा है, बी आपका ऊपर मूव कर रहा है, देयर मूवमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली मुझे वो दिखाना पड़ता। ठीक है। और ये ग्राफ जो है वो स्पीड और टाइम के दरमियान। ठीक है, फर्स्ट आपका ये होगा। सेकेंड, जो आपकी बी मोशन कंप्लीट करेगा, अब आपकी बी मोशन कंप्लीट करेगा विद द वैल्यू ऑफ जी बीइंग 10। इस पॉइंट पर वो मैक्स हाइट अचीव करेगा। मैक्स हाइट अचीव करने के बाद वो वापस आएगा टू द सेम पॉइंट जहां पर पुलिस सिस्टम ऑफ हुआ था। ठीक है। और इस पॉइंट पर आकर उसकी मोशन भी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि बी इज नॉट हैवी इनफ कि वो आपकी ए को लिफ्ट कर सके। ठीक है। अब इसमें ग्राफ में एग्जामिनर आपकी दो चीजें देखे, ग्राफ हमेशा ऐसे ही, आप बेशक याद करिए। ठीक है। बट इसमें दो चीजें एग्जामिनर जो देखेगा वो ये है कि जो आपकी ब्लैक लाइन है, इसकी जो स्लांट है या जो इसकी स्लोप है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दी अदर टू ऑरेंज लाइंस। क्यों? कम भी हो सकती है, लाजमी नहीं है, बट 99% ऑफ द केसेस में इसकी स्लोप ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो पहले दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस का जो ग्रेडियंट है, विच वुड बी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली, वो आपकी पुली की एक्सेलरेशन होगी। ठीक है। वो आपकी पुली की एक्सेलरेशन होगी, जो कि आप पुली सिस्टम में मैन्युअली फिगर आउट करते हो। और जो आपकी ब्लैक लाइन है, उस पूरी जर्नी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जी की वैल्यू 10 के साथ मूव करेगा। पहले -10 होगी, बाद में +10 होगी। +10 क्यों होगी? क्योंकि उसके बाद वो नीचे आ रहा है। ठीक है। तो आपकी अगर तो एक्सेलरेशन जो आपकी पुली की है, इफ एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, तो स्लांट ब्लैक लाइन
मोर स्लोप देन अदर टू। और पेपर में ग्रिड नहीं बनी होती, ठीक है, पेपर में इसी तरह की स्केचिंग हुई होती है जो आपने करनी होती है। तो उस केस में फिर इसी तरह की चीजें जो है वो ज्यादा नोटिसेबल होती हैं एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है। और यहां पर जो स्पीड वो अचीव करेगा, स्पीड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है। तो अगर वो आपको कभी ग्राफ दे दें और कहें कि आपने सारी चीजें फाइंड करनी है पुलिस सिस्टम के लिए, तो आप इस ग्राफ को यूज करके सारी चीजें फिगर आउट कर सकते हो। इसका ग्रेडियंट पहली दो लाइंस का आपकी पुली का एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है। आपको अगर ग्राफ में वैल्यूज पता है तो आप वहां से देख के ये भी वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो कि किस वैल्यू पे वो ग्राउंड को हिट करेगा। एंड देन फॉर द रिमेनिंग ऑफ द पार्ट आप जी की वैल्यू यूज करके अपनी मोशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। फाइज, जन्नत, लाइबा, फरदीन, चौधरी साहब, मोहित। कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप लोग जा सकते हो।